ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज जो हमारा विषय है, इस विषय पर हम यदि चर्चा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले यदि हम ये देखें कि अभी तक जो हमारी जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, उन सारी चर्चाओं को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो जितनी अभी तक हमारी कक्षाएं हुई हैं, यदि उन सब को हम ध्यान से देखें तो हम कुछ पंक्तियों में पूरे जो अभी तक की बातें हुई हैं उसका सार हम ले सकते हैं। और वो पंक्तियां हैं, किशोर हैं ऊर्जा से भरे, जाना कहाँ नहीं है पता उन्हें, देनी है उन्हें दिशा हमें, जिस राह वे खुशी से चले। लंबे लंबे भाषण शायद ही सुन पाएंगे, क्रियाकलापों से जल्द ही सीख जाएंगे। कला कौशल कार्य कुशलता बढ़ानी है, सही जीवन जीने की कला भी सिखानी है। पढ़ाना नहीं उन्हें है जगाना, उत्तिष्ठत जागृत का मंत्र है सिखाना। समझदारी ईमानदारी भरा व्यक्तित्व हो उनका, जिम्मेदारी बहादुरी पूर्ण चरित्र हो उनका। श्रमशील सुव्यवस्थित सर्व सहकारी हो, बने शालीन मितव्ययी सदाचारी हो। धीरता मृदुता मुदिता अपनाए वे, एकता समता ममता समाज में लाए वे। ईश्वर धर्मनिष्ठ बन रखे उत्तम आदर्श, समाज राष्ट्र हित कर्तव्य निभाएं सादर्श। तो ये पूरा अभी हमने जो बातें देखी, आपने देखा होगा कि सारी बातें जो भी हमने व्यक्तित्व विकास की बात करी हो, लक्ष्य को लेकर करी, उन्हें दिशा देने की बात करी हो, उनकी जीवन शैली के संदर्भ में बात करी हो, आत्म सुरक्षा की बात हो, या जितने भी प्रकार के व्यसन, चाहे वो एडिक्शन इंटरनेट का हो या कोई भी नशीले पदार्थों का हो, इन सारी बातों को यदि हम मद्देनजर रखते हैं तो उस सब बातों को देखते हुए और सारा जो कुछ हमने अभी तक बातें करी हैं उसमें जो किशोरावस्था के संदर्भ में कि किशोरावस्था क्या है, उस पर जितनी हमारी बातें हुई हैं उसका यदि हम सारभूत चीज लें तो दो तीन बातें हमारे सामने बहुत स्पष्ट होकर आती हैं जो सार रूप में है और जो बहुत उपयोगी है हमारे लिए। वो ये है कि किशोर और किशोरी का सर्वांगीण विकास जो है इस समय बहुत तीव्रता से होता है। नहीं, ये वो अवस्था है जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, उसकी मानसिक शारीरिक बौद्धिक भावनात्मक सभी प्रकार की क्षमताओं का विकास बहुत तीव्रता से, सभी प्रकार के परिवर्तन बहुत तीव्रता से उसके अंदर में घट रहे हैं, उसके पर्सनालिटी में घट रहे हैं, उसकी आत्मसत्ता में ये सारे परिवर्तन बहुत तीव्रता के साथ घट रहे हैं। और इसलिए प्रकृति का विशेष प्राण शक्ति प्रवाह उसे मिल रहा है। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई चीज, कोई देश हो, कोई काल हो, कोई वस्तु हो, जब वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजरती है तो प्रकृति का विशेष प्राण शक्ति प्रवाह, चेतना प्रवाह उसको उस समय उस ओर बढ़ता जाता है। तो ये बात एक समझ में आती है कि जहां एक और परिवर्तन चल रहा है वहां उनके पास विशेष प्राण चेतना का प्रवाह भी है। अब ये जो परिवर्तन चल रहा है इसमें हो क्या रहा है, उनकी जो अभिव्यक्ति है अर्थात उनके व्यक्तित्व के जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनका जागरण हो रहा है, संवर्धन हो रहा है और समन्वय यानी इंटीग्रेशन, ठीक है। और उनको सही दिशा मिलने का ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। यदि एक पंक्ति में कहें तो यह समय जो है उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकसित होने का समय है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्वतंत्र व्यक्तित्व को हम थोड़ा सा समझ लें कि स्वतंत्र व्यक्तित्व यानी क्या। नहीं तो बच्चे आजकल होता है, हमको हमारी फ्रीडम पसंद है, सबको अपनी स्वतंत्रता पसंद है, पर पहले स्वतंत्र को हम समझ लें। स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र यानी हमारी जो समूची अभिव्यक्ति है आत्मसत्ता की, समूची अभिव्यक्ति के साथ व्यक्त होना, ठीक है ना, ये स्वतंत्र व्यक्तित्व। अब समूची अभिव्यक्ति क्या होगी हमारी? तो भावनाएं हैं, इंटेलेक्ट है जिसको हम विवेक के रूप में कह सकते हैं, फिर हमारी विभिन्न गुण हैं, कार्यक्षमताएं हैं। तो स्वतंत्र व्यक्तित्व को यदि हमें परिभाषित करना है
तो ऐसा व्यक्तित्व जिसमें प्रेम का जागरण हो, जो प्रेम में स्थित हो, विवेक का जागरण हो गया है और विवेक के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो गई है, और उस निर्णय के आधार पर कार्य व्यवहार करने की, आचरण करने की और जीने की योग्यता जिसमें आ जाती है, वो स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी, ना इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये उनके विकसित होने का, इस प्रकार का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व उनका विकसित हो जाए, ये समय वही समय है। प्रकृति यही चाहती है कि वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो जाए, उनकी भावनाओं का जागरण हो जाए, विवेक का जागरण हो जाए, उनके मन में गुणात्मक जागरण हो जाए, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाए, कार्य कुशलता बढ़ जाए, कला कौशल बढ़ जाए। ये सारी चीजें प्रकृति की अपेक्षा है इस समय। उस आत्मसत्ता में, उस अभिव्यक्ति में ये पूरा के पूरा रूपांतरण होना चाहिए। तो इस समय के बाद उसके व्यक्तित्व में यदि हम देखें वास्तव में, तो मात्र कुछ एडिशन, अल्ट्रेशन और करेक्शन हो सकते हैं। यदि इस स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का यदि आधार खड़ा हो जाता है इस समय, तो उसी पे सारी की सारी क्षमताओं के जागरण का यदि हम उसको जागृति क्रम पे भी खड़ा कर देते हैं, संवर्धन के क्रम पे भी यदि हम उसको खड़ा कर देते हैं कि वो धीरे धीरे वो जागृति क्रम जैसे प्रोसेस में आ गया है ना, तो जागृति क्रम यदि प्रोसेस में भी आ जाता है तो फिर वो आगे उसी रूप में, वो उसी धारा पे वो विकसित होता चला जाता है। तो आगे जो भी होगा उसमें जो अभी बन जाएगा फाउंडेशन, उसी के आधार पर एडिशन, अल्ट्रेशन और करेक्शन उसमें होते रहेंगे। तो यदि हम कहें सार रूप में, तो बाल्यावस्था तक प्राप्त संस्कार और इस समय विकसित उसके व्यक्तित्व पर ही उसके समूचे जीवन का निर्माण निर्भर है। ठीक है ना, ये बात अभी तक हमारे सामने आई है। अब चूंकि ये बात है, ये बात को हमने इसलिए लिया कि जब ऐसा सब कुछ होना है तो इन तथ्यों के आधार पर ये बात समझ में आती है कि उसका जो शिक्षण है, उसका प्रशिक्षण है, उसको जो मोटिवेशन दिए जाए, जो ध्यानाकर्षण किया जाए, वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि एक तो लंबे लंबे भाषण सुनना शायद वे पसंद नहीं करेंगे, और दूसरा कि केवल भाषण के आधार पर, केवल पढ़ाने के आधार पर, है ना, केवल एक तरफा संवाद चलता रहे और दूसरी तरफ से केवल उसको ग्रहण करना, इस आधार पर उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास संभव नहीं है। उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास यदि संभव है तो एक्टिविटी बेस्ड, यानी जिसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहे, दो तरफा, है ना। एक जो हम पढ़ाते हैं, जो हमारा जो शिक्षण की पद्धति चल रही है, वो बहुत पैसिव लर्निंग टाइप की वो पद्धति हो जाती है। तो लर्निंग को उनकी एक्टिव बनाया जाए, जो एक्टिविटी के बेस पर दो तरफा डायलॉग या बोला जाए दो तरफा आधारों पर, और उनको कुछ क्रियाकलाप करवा के कुछ चीजों पर ध्यानाकर्षण किन किन माध्यमों से, जिसमें उनके सोचने विचारने की क्षमता, उनकी जो अपनी देखने की क्षमता है वो विकसित होती चले, वो चीजों को देख पाए, एक्नॉलेज कर पाए, ये सारी चीजों को हमको विकसित करना है उनकी। तो ये एक्टिविटी बेस्ड पर ही संभव है। इसी से उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि जब एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण दिया जाता है तो वो खुद इन्वॉल्व होते हैं। जिस एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को हम किसी गुण विशेष के लिए यदि करवाते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, उनके खुद के इन्वॉल्वमेंट से उस गुण का विकास उसके अंदर होगा। साथ ही साथ चूंकि समूचा व्यक्तित्व इन्वॉल्व होता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, इसलिए जो अन्य भी उसके गुण होते हैं, उसके व्यक्तित्व के जो अन्य गुण होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, उनके बीच कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है। तो ये समुचित विकास का, व्यक्तित्व विकास का आधार बनता है। तीसरी बात जो आती है वो ये आती है कि एक्टिविटी जब करवाई जाती है, चूंकि उनका टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उनका बेहतर फोकस भी बनता है ना। एक तरफ बात करने में हम सब जानते हैं कि हम ही कोई एक बात को सुनना पड़े लंबे समय, 10 या 10 सेकेंड, गुरुजी तो ये बात तक बोल गए कि बेटा कोई भी एक चीज पर फोकस, ध्यान 17 सेकेंड 20 सेकेंड से सामान्य रूप से ज्यादा नहीं हो सकता है, इतना कम होता है इसका मामला। तो अच्छे फोकस के लिए, कोई बात को ठीक से समझने के लिए, आप हम जानते हैं कि उसके लिए ठीक से फोकस की आवश्यकता हो। एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण जो है उसमें फोकस बेहतर तरीके से होता है। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर जब हम एक्टिविटीज करवाते हैं
तो उसमें ग्रुप लर्निंग होती है। और आप हम जानते हैं कि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर सुने उसमें जाना है कि ये जो अवस्था है किशोरावस्था में, ये जो है ये इसमें एक काम तो चल रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और सामाजिकता का विशेष विकास हो रहा है इसमें, है ना। तो ये इस समय क्या होता है कि वो इंडिविजुअल लर्निंग की अपेक्षा ग्रुप लर्निंग में वो ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है उन्हें। तो चूंकि एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण में ग्रुप लर्निंग रहती है तो वो उनको ज्यादा उसके प्रति रिसेप्टिव होते हैं, उसके प्रति एंथुजियास्टिक होते हैं, सीखने के प्रति, करने के प्रति उनका रुझान ज्यादा रहता है। फिर किशोरों का जागरण जो है वो एक्टिविटी के माध्यम से हो सकता है। उसके लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी वाली बात में जो चीज आती है वो ये है कि आप यदि आप देखें तो जैसे कि आज जो इंफॉर्मेशंस तो बहुत सारी मिल जाती है बच्चों को, चाहे मित्रों से मिल जाए, चाहे इंटरनेट पे मिल जाए, चाहे आसपास में भी न्यूज वगैरह और जो भी चर्चा वो लोग करते हैं उसमें इंफॉर्मेशंस बहुत मिल रही है बच्चों को। पर जो एक थॉटफुलनेस, एक चिंतन की शक्ति, विचार की शक्ति, तो हमारी शिक्षण पद्धति में भी उसका अभाव सा होता जा रहा है, वातावरण में भी उसका अभाव होता जा रहा है। चिंतन शक्ति और विचार शक्ति उनकी विकसित हो सके ना, थॉटफुलनेस जिसको हम बोलते हैं, उसके विकास के कार्यक्रम बहुत कम रह गए हैं। तो जब हम एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण जो करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो है उनकी विचार शक्ति और चिंतन शक्ति। अच्छा, विचार शक्ति, चिंतन शक्ति के विकसित न होने का दुष्परिणाम सबसे बड़ा क्या होगा कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी हो जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को करने में सक्षम भले ही हो जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनको सिखाई जा रही है, पर थॉटफुलनेस और चिंतन शक्ति न विकसित होने से जो विवेक का जागरण जिसको हम कहते हैं, समझदारी उनकी जागृत नहीं हो पा रही और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इस विचार शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास भी जो है वो हमारी एक्टिविटी बेस्ड जो होती है, लर्निंग, टीचिंग या जो भी कुछ हम कहें, शिक्षण कहें या जो भी मोटिवेशन कहें, जिस भी चीज को हम करते हैं वो जब एक्टिविटी बेस्ड होता है तो उसमें चिंतन और विचार शक्ति भी विकसित होती है, इससे समझदारी और विवेक का जागरण। फिर दूसरी बात ये आती है कि हमको बच्चों को, जैसा अपन बार बार बोल रहे हैं, कविता में भी ये बात आई है पंक्तियों में, कि बच्चों को हमें पढ़ाना नहीं है, केवल उन्हें जगाना है। और जगाने का काम जो है वो एक्टिविटी के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसको आगे अभी और जब उसको एक एक चीज को हम देखते जाएंगे तो हमें और अच्छे से ये बात क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना। तो अब जैसे हमको अपन ने बात करी है कि विचार शक्ति और चिंतन शक्ति हमें विकसित करनी है, तो जो हमारे विषय भी हमको लेने हैं, जो अपन ने यहाँ चर्चा करी वो आपको विषय की पूरी सामग्री, किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्या करना है, क्या क्या उसको हमको बताना है, उस सारी बातों की हमारी जो थी। इसलिए एक तरफा हम लोग आपसे डायलॉग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं खैर, और अपन बात करते रहे हमको क्या क्या करना है उस समय। पर विषय की ये परिचर्चा जब बच्चों से करेंगे, कोई भी विषय को प्रस्तुत करेंगे तो परिचर्चा के माध्यम से करें, यानी दोनों तरफ से आदान प्रदान चले बात का। तो उसमें क्या 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 उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या होगी कि सबसे पहली आवश्यकता तो ये है, ये प्रश्न भी आए थे कि बच्चे जो है, बच्चों को हम कैसे अपने साथ बात को सुनने के लिए, या बच्चों से हम प्रारंभ में जाएं तो उनसे कैसे बातचीत करें, या बच्चों से हम प्रारंभ में जाते हैं, प्रश्न रखते हैं तो उनसे बच्चे उसका जवाब नहीं देते हैं। तो इसके लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है वो बच्चे और आचार्यों के बीच परस्पर संवाद, एक हार्दिक संवाद की स्थिति सबसे पहले निर्मित होनी चाहिए। हम कोई भी बात कहने जा रहे हैं उसको सुनने से पहले बच्चों को एक आपके साथ उनका एक मैत्री संबंध है ना, एक हार्दिक संवाद, एक परस्पर संवाद की स्थिति उत्पन्न हो जानी चाहिए। वो कैसे हो सकती है, तो उसके लिए उस दिन भी आंसर भी जब प्रश्न उठा था तब भी ये दिया गया था कि कभी आप बच्चों के बीच में, चाहे छोटे बच्चों के बीच में जा रहे हो चाहे थोड़े बड़े, क्योंकि हम अभी जो किशोरों की बात करेंगे ना उसमें ये भी बात अभी अगले उसमें लेंगे पॉइंट में भी इस बात को कि हमको, हमारे पास 2 या 3 ग्रुप बन सकते हैं बच्चों के, एज वाइज या क्लास वाइज हो सकते हैं। तो जब हम जा रहे हैं और हम ये जो भी कोई एक्टिविटी करेंगे इसको हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि
6, 7, 8 के लिए अलग टाइप की होंगी, 9, 10 के लिए वही एक्टिविटी का थोड़ा सा स्वरूप बदलेगा। तो ऐसे ही हमारी विषय की परिचर्चाओं के भी स्वरूप बदलेंगे। तो पहले यदि हम बच्चों के बीच में जा रहे हैं, चाहे फिर छोटे के बीच में जा रहे हो या बड़ों के बीच में जा रहे हो, हार्दिक संवाद स्थापित होना जरूरी है। उसके लिए क्या है कि अपन ने उस दिन भी बात करी थी कि कोई आइस ब्रेकर गेम जो है, कोई भी एक आइस ब्रेकर गेम आप उनके साथ खिलवा सकते हैं, 1 या 2 आप उनको, यदि वहां पर ऐसी व्यवस्था है, यदि आपकी संस्कारशाला में ये बात हो रही है, आपने नया संस्कारशाला खोली है, कोई नया ग्रुप बच्चों का आया है, तो बच्चों को आप पहले थोड़ी सी कोई आइस ब्रेकर गेम खिलवाते हैं। आइस ब्रेकर गेम क्या होते हैं कि मतलब उनकी अपने अंदर का इनर्शिया, आपके और उनके बीच का जो संवाद के रूप में जो एक इनर्शिया है वो ब्रेकअप हो जाए, और उनके अपने ग्रुप में भी जो है वो भी उनके अंदर का जो एक इनर्शिया, जो एक रिजर्वेशंस है एक दूसरे के प्रति, वो रिजॉल्व हो जाए उनकी। तो ये आइस ब्रेकर गेम्स जो होते हैं उस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, और वो करवाने पर ये अपने आप ये ऐसी स्थिति आ जाती है उसमें कि बच्चे जो टीचर है उससे एक एट ईज हो जाते हैं और बहुत अच्छे से बात करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है ना, बात करने की एक स्थिति बनती है उनके बीच में। यदि आप ऐसे गेम्स नहीं खिलाने की स्थिति में है, छोटे बच्चों में है तो बिल्कुल छोटे 6, 7, 8 क्लास में तो बिल्कुल उनसे पहली क्लास में जब जाएं तो कोई चीज पढ़ाने और उसकी अपेक्षा आप उनसे बात करिए कि बच्चे बताओ आप लोग क्या करते हो, आपके क्या क्या विषय आप लोग पढ़ते हो, फिर कितना समय देते हो पढ़ने के लिए, अच्छा आपको कौन सा विषय पसंद आता है, क्यों आता है, आपके मित्र कितने हैं, आप लोग मित्र के साथ कितना समय बिताते हो, है ना, और खेल गेम्स कौन कौन से खेलते हो। तो सब बच्चों से आप इस तरीके से बिल्कुल सहजता के साथ, जब आप देखें कि बच्चे आपसे अच्छे से बातचीत करने की स्थिति में आ गए हैं, कोई उनके अंदर बहुत हेजिटेशन और संकोच नहीं रह गया है, तो फिर अब आप कभी किसी विषय पर परिचर्चा हो सकता है प्रारंभ में उनसे ये पूछिए कि उनकी जो सबसे चॉइस की चीज कौन सी है, या उनको कौन सा विषय अच्छा लगता है। जब आप उनसे ये बात पूछेंगे कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, है ना, क्या चीज वो खाने में पसंद करते हैं, क्या चीज वो देखने में पसंद करते हैं, तो आपको उनकी एक मोटी मोटी जो अभिरुचि है उसके संदर्भ में पता लग जाएगा। और आप हर एक बच्चे से, जितने भी बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से पूछने की कोशिश करें, तो आपको एक मोटे मोटे तौर पर ये पता लग जाएगा कि बच्चों की रुचि क्या है। फिर उस रुचि से संबंधित विषय को आप पहले लीजिए, ठीक है। फिर उस विषय पर आपकी जो है पूरी तैयारी के साथ आप जाएं कि उस विषय पर आप बच्चों को बताना क्या क्या चाहते हैं, किस किस और उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, किस और उनका चिंतन ले जाना चाहते हैं, उनके विचारों को किस और मोड़ना चाहते हैं आप, ठीक है। तो ये विषय जब आपने पूरा अपना तैयार कर, बिल्कुल अच्छे से सिस्टमैटिकली उसको तैयार, ठीक है। और फिर उस विषय पर अभी जब आपको एक्टिविटीज भी बताएंगे, जब विषय की परिचर्चा का तरीका जब बताएंगे, तो उसके साथ उस विषय का से जो आप बताना चाहते हैं उससे संबंधित क्या एक्टिविटी कराएंगे, या क्या उनको स्टोरी सुनाएंगे, या कोई प्रसंग या कोई इवेंट पर चर्चा होगी, कैसे होगा, उस सबको पूरा पूरा आका आप अपने दिमाग में बना कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी पूरी तैयारी के साथ आचार्य वहां पर जाए। फिर 2 आयु वर्ग का विभाजन, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आपके पास जो भी आप तैयारी करें उसमें आपके आयु वर्ग का विभाजन रहे कि आज आप यदि 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के अनुसार के पास आ रहे हैं तो उनको वही बातें उनको बतानी है किस तरीके से, ठीक है ना। वो एक ग्रुप होगा। 9, 10 के बच्चों का एक ग्रुप होगा। 11, 12 तो शायद आप आते हैं, कभी आते हैं, कहीं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो कैरियर फॉर्मेशन का, उनका कैरियर पे पूरा फोकस रहता है उस समय, तो जो उनको आगे कॉम्पिटिटिव्स देनी है, जो भी उनको देना है उस पर उनका फोकस रहता है। तो ज्यादातर 11, 12 के बच्चों के साथ ये संभव नहीं हो पाता है, फिर भी हो सकता है वे लोग रहे, तो 9, 10, 11, 12 का एक ग्रुप बन सकता है। फिर एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये है कि विषय कभी भी लेंदी नहीं होना चाहिए। इन टोटल पूरा की पूरा विषय आज हमको ले लेना है ऐसा नहीं, बल्कि एक पोर्शन लें, उसका 1 या 2 टॉपिक ही लें। हो सकता है आज हम एक ही टॉपिक पे संवाद करें बच्चों से, पर पूरा अच्छे से संवाद हो उसका, उसके संदर्भ में सारा कुछ हो, कैसे हो वो, तो इसके जो तरीके हो सकते हैं इस परिचर्चा के, बच्चों के साथ जब हम कर रहे हैं, जा रहे हैं विषय को लेने के, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हम पूरी क्लास में कॉमनली प्रश्न पूछकर बातचीत प्रारंभ करें,
ठीक है ना। अभी हमने कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी वगैरह पे काम नहीं किया है तो हम पूरी क्लास से कोई कॉमनली प्रश्न पूछ लिया, और ऐसा प्रश्न है ना जिसको वो समझ सके, जिस पर वो कुछ अपना विचार दे सके, ठीक है, वो हम उनसे पूछे। कुछ कुछ थोड़ी सी भी सोच नहीं है तो थोड़ा सा उनका ध्यान आकर्षण कर दिया, वो भी अभी आपको बताएंगे। या फिर हम ग्रुप डिस्कशन के रूप में करवा सकते हैं कि कोई प्रश्न हमने बना लिए, जो बात हमको करनी है उस पर आप भी अपना विचार दो, आप भी अपना विचार दो, आप भी अपना विचार दो। ऐसे हमारे कुछ विषय हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी विषय हो सकता है, उस पर इस तरीके से भी चर्चा हो सकती है। फिर या फिर ऐसे विषय पर कोई जो ऐसा विषय हो आपको लगता है कि इस पे बच्चे कुछ ना कुछ अपना व्यू पॉइंट रख ही सकते हैं, और हर बच्चा रख सकता है, और थोड़ा सा ध्यान दिलाने पर वो इस और ध्यान दे सकता है, तो उस विषय के संबंधित उनको 5 लाइन बोलने को कहा जाए। उसे कहा जाए पहले, यदि प्रारंभ में वो मुखर नहीं है तो उसे बोला जाए 5 लाइन आप इस विषय के संदर्भ में जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आपकी इसके संदर्भ में मान्यता है, जो कुछ भी आप इस संदर्भ में कुछ भी आपका नॉलेज है, उसको आप 5 लाइन इस अपनी लिखिए, और फिर एक एक बच्चे को कहिए कि उसको वो अपने ही स्थान पे खड़ा होकर उसको बोले। अब देखिए इससे क्या हुआ, धीरे 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 वो मुखर होना भी चालू हुआ। इसमें आप ये सारे, चाहे कॉमनली प्रश्न पूछे हो, ग्रुप डिस्कशन हो, या 5 लाइन है, इसमें उनके थिंकिंग को इनिशिएट करने हेतु आप कुछ क्वेश्चंस और पॉइंट्स भी हिंट्स दे सकते हैं। जैसे मित्रता के संदर्भ में बोला है तो आप सबसे पहले उनसे पूछिए कि आप किसे मित्र बनाना चाहते हैं, आपका मित्र कैसा होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, सोचिए और बताइए, ठीक है ना। ये उन पर पूछिए। फिर मित्रता के आपको क्या क्या फायदे लगते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको उनसे क्या फायदा मिलता है, ठीक है। फिर तीसरा, उनसे बात ये अवश्य उनसे मिलता है कि आप आपके मित्र की कोई 5 या 10 क्वालिटीज जो आप लाइक करते हैं वो बताइए, वो लिखिए और वो बताइए, ठीक है ना। फिर मित्रता पर आप पूरी चर्चा, आप किसी विशेष, और जब इतना उससे संवाद करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जिस पर उनका ध्यान नहीं गया या आप जिस और ध्यान दिलाना चाहते हैं तो उस पर उनका ध्यान दिलाएंगे, तो वो भी प्रश्न पूछकर कि अच्छा बताओ मित्रता में ऐसा नहीं हो जाता या ऐसा हम महसूस नहीं करते क्या, तो उसमें भी आप उनका ध्यानाकर्षण करके उनके चिंतन को इनिशिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारी परिचर्चा का तरीका होना चाहिए। अब जैसे हमको किसी व्यक्तित्व के किसी गुण विशेष हेतु उनको प्रेरित करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक्टिविटी जिसमें उस गुण की आवश्यकता पड़ती है वो उनको करवा दिया जाए, और फिर उस गुण की महत्ता बताई जाए। ऐसे आपको बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका जो है उसका 5म और 6ठम अध्याय, उसमें ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज और गेम्स मिल जाएंगे, है ना, जिसमें किसी गुण विशेष के लिए आप उनको वो एक्टिविटी करवा कर और उनसे उस पर चर्चा कर सकते हैं। किसी कहानी या किसी महापुरुष का जीवन प्रसंग, है ना, जिसमें उस गुण की महत्ता परिलक्षित होती है, उसके माध्यम से उस पर चर्चा की जा सकती है। फिर डे टू डे लाइफ का कोई इवेंट, है ना, बच्चे भी जीवन जी रहे हैं, उनको किसी की बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है, हम लोगों के साथ में जब हम काम करते हैं, मित्र मित्र आपस में व्यवहार कर रहे हैं, घर में कोई इवेंट कोई घटना, तो उस घटना को ले जिसमें उस गुण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो उस इवेंट की चर्चा की, यदि उस इवेंट पर कि यदि कभी ऐसा घटा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, और उसमें फिर उस गुण की बात आ जाती है और उसको करके भी हम ये उस पर चर्चा कर सकते हैं, फिर उसे विकसित करने के उपाय। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम साहचर्य या सहकार का गुण लेते हैं, है ना, तो अब हम उनको एक एक्टिविटी, 4 बच्चों को हमने खड़ा किया और उनके दोनों हाथ पे कोहनी पे जो एक स्टिक बांध दी, ठीक है, अब वो अपने हाथ में फोल्ड नहीं कर सकते और उनको बिस्किट दे दिए कि बेटा अब ये बिस्किट आपको खाना है। अब ये एक्टिविटी आप उनसे करवाइए। बच्चे यदि कुछ थोड़ा बहुत भी एक दूसरे के प्रति सजग होंगे तो शायद भी आपस में एक दूसरे को, नहीं तो प्रयास करते रहेंगे, नहीं है तो आप इस एक्टिविटी के माध्यम से यदि वो करने में सक्षम है तो उसको अप्रिशिएट करिए कि देखिए कितना बढ़िया रहा, आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो आप ये कर पाए, आप अपनी समस्या का समाधान आपने उसको खिलाया, उसने आपको खिलाया, नहीं है तो आप बता दीजिए कि अरे भाई आप दोनों एक दूसरे को खिला लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उनको इस कारण की हम एक दूसरे को कोऑपरेट करने के तैयार हैं, एक दूसरे के साथ जब हम सहकार के लिए तैयार होते हैं, सहकार का गुण हमारे अंदर होता है तो हम कैसे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर उनको देवता और असुर वाली
कहानी सुना सकते हैं। इसके बाद ये एक्टिविटी करवाई तो आपको बता कि बच्चों को बताया, आप हम सब जानते हैं देवता और असुर वाली कहानी, कि आप देखिए उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कहानी को बोल रही हूँ, उससे आपको कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान जाएगा। वो कहानी क्या है? तो कहानी ये है कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि परम पिता, आप तो परम पिता हैं। प्रभु ब्रह्मा जी से वो कहते हैं कि आप तो परम पिता हैं, फिर ये आप पक्षपात कैसे करते हैं कि जहां देवताओं में भक्ति और धर्म की शक्ति है, वहीं असुर भी तो तपस्वी और कर्मठ है। फिर आपने ये पक्षपात कैसे किया कि देवताओं को तो स्वर्ग दिया और असुरों को नरक दिया? ब्रह्मा जी बहुत अर्थपूर्ण दृष्टि से नारद को देखते हैं और वो फिर बोलते हैं कि नारद एक काम करते हैं, एक्टिविटी, ठीक, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि हम असुर और देवताओं को जाइए और उनको आमंत्रण दीजिए कि ब्रह्मा जी ने आपको भोज पर बुलाया है। भोज का दिन निश्चित होता है, सब होता है। असुर सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ जाते हैं, समय से पहले आ जाते हैं और वहां आकर उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत उनकी पंगत लगवाते हैं और उनको सबको भोजन के लिए बिठाते हैं। ब्रह्मा जी खाने से पहले उनसे बोलते हैं कि एक शर्त है, आप भोजन करिए, आप सबका स्वागत है, आपको भोजन करना है, पर एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि आपके दोनों हाथ अब स्तंभित किए देता हूं मैं अपने संकल्प से, ठीक है ना? दोनों हाथों को स्तंभित किए देता हूं और अब आप भोजन करिए। असुर लोग क्या करते हैं, कहीं मुंह थाली में डाल रहे हैं, कहीं सीधे हाथ से थाली को उछाल रहे हैं और सब तरीके से प्रयास करते हैं, पर भोजन नहीं कर पाते और बिना खाए चले जाते हैं। देवताओं उसके बाद देवता आते हैं, देवताओं के साथ भी सारा वही कार्यक्रम चलता है, उनके भोजन परोसा जाता है और वही ब्रह्मा जी संकल्प देते हैं, वही संकल्प से अपने हाथ स्तंभित करते हैं। देवता लोग तुरंत क्या करते हैं, आगे पीछे थोड़ा थोड़ा खसके और इधर उधर, तो कहीं अपने बगल वाले के साथ एक दूसरे को खिलाने लगे, आमने सामने है तो आमने सामने एक दूसरे को खिलाने लगे और तृप्ति के साथ भोजन करके और ब्रह्मा जी को नमन वंदन करके चले जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी की ओर देखते हैं, नारद जी नतमस्तक हो जाते हैं ब्रह्मा जी के सामने, कि ब्रह्मा जी को बोलते हैं, हे प्रभु मैं समझ गया, आपने न किसी को स्वर्ग दिया है न नरक दिया है, मैं जान गया कि जहां देवता होते हैं वो स्थान स्वयं में स्वर्ग बन जाता है और जहां असुर है वहां स्थान अपने आप नरक बन जाता है, ठीक है ना? तो ये बात समझ ली। क्या हुआ, जब एक्चुअलाइजेशन होता है तब बात पकड़ में आती है। ब्रह्मा जी को लगा तर्क वितर्क में अभी करूंगा, नारद जी 2 तर्क करेंगे, मैं कोई बात बोलूंगा, फिर 3 तर्क आएंगे, इससे तो इनको उस बात का अनुभव करवा दिया जाता कि क्या होता है और कैसे। तो ये है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम उनको बता सकते हैं। फिर कोई भी टीम टास्क यदि हम उनको देते हैं, कोई टीम के साथ कोई एक काम दिया है, उसको करना है, उनको अंजाम देना है उस काम को, या कोई टीम गेम उनको खिलवाते हैं या कोई टीम वर्क उनसे करवाते हैं, तो अगले दिन या उसी दिन उन बच्चों से पूछें कि इस टीम की वर्किंग की आपकी फीलिंग क्या रही, आपको कैसा महसूस हुआ उस कार्य को करते समय। फिर उनसे पूछे कि आपको दूसरे किन किन दोस्तों ने क्या क्या कोऑपरेट किया, इस पर हमें बताइए। ये बताइए कि उस व्यक्ति ने क्या कोऑपरेट किया, मैंने क्या कोऑपरेट किया, नहीं उस व्यक्ति ने, उसने मुझे ये सहायता करी, उसने मुझे ये सहायता करी, उसने मुझे ये सहायता करी। अपने टीम के जो आपके दूसरे मित्रगण हैं वो आपके कोऑपरेशन के बारे में बताएंगे, आप उनके कोऑपरेशन के बारे में। देखिए ये सब अपने आप, ये उनके गुण भी विकसित होते जा रहे हैं, बातें भी समझ में आती जा रही हैं, हम उनको उसके लिए तैयार भी करते जा रहे हैं। फिर अब उनको ये बताएंगे कि साहचर्य और सहकार की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हमने उनको कहानी बताई तो ये बात आ गई कि अपन ने जो उसके बहाने अपन ने करा कि जहां पर देवता रहते हैं वो यदि देवता घर में होंगे तो सब परस्पर देवो भाव के भाव के साथ रहेंगे, ठीक है ना? तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। समाज में देवता रहेंगे तो समाज स्वर्ग बन जाएगा, है ना? समाज की सारी आवश्यकताएं, शिक्षा संस्कार की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, उत्पादन की आवश्यकता, विनिमय की आवश्यकता, 4 मुख्य आवश्यकताएं हैं समाज की, सबकी पूरी होंगी। वो सब सुचारू रूप से कार्य चलेंगे और सब एक दूसरे को देने के लिए जिएंगे। देवता यानी क्या, देने की वृत्ति वाले, सामंजस्य और तालमेल के साथ चलने वाले। असुर यानी क्या, अहंकारी, स्वार्थी और भोगपरायण।
है ना, उसका हमने प्रमाण रूप में देखा इस सारी बात को। तो ये जो होता है कि ये देवत्व की जो वृत्ति होती है परिवार में है, समाज में है, तो किस किस तरीके के फायदे में होंगे ये आप हम सब जानते हैं कि भाई बच्चा स्कूल से आया है तो जहां पर जिस परिवार के अंदर देवत्व का भाव है, तो ज्यादातर बहनें तो अभी समय बदल गया है, पर ज्यादातर बहनें तो देवत्व की स्थिति में रहती कि बच्चे स्कूल से आए हैं तो बच्चों को तुरंत खाने के लिए भी करेंगे। बच्चे ने देखा कि माँ भी लगी हुई है। अब देखिए यदि देवत्व का संस्कार है तो घटना कैसे करती है कि बच्ची आई है, उसको भूख लगी है, उसने देखा माँ अभी काम में बिजी है ना, तो वो मम्मी के पास आती है और मम्मी से देवत्व की होती, माँ मैं कोई सहायता कर दूं। माँ तुरंत समझ जाती कि बच्ची को भूख लगी है। माँ पहले बोलेगी, देखिए देवत्व का भाव है, माँ पहले बोलेगी बेटा 2 मिनट तू खा ले फिर तू मेरी सहायता करना, ठीक है ना। हस्बैंड घर पर आते हैं, पानी देने गई है, पत्नी मुस्कुरा के जा रही है, पति का रिस्पॉन्स मुस्कुराहट में नहीं, मुस्कुराहट का नहीं दिया, या वो कुछ अन्य मनस्क से लगे, या वो कुछ कहीं खोए हुए लगे, तो पत्नी तुरंत अड़ जाती है कि क्या है, कि कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से कहीं उलझे हुए हैं, है ना। तो देवत्व का यदि भाव है तो वो उस समय शांत रहेगी, चुपचाप रहेगी, स्पेस देगी, एक समय देगी कि वो खुद में उलझे हुए, खुद से बाहर आने के प्रयास में लगे हुए, तो लेट हिम कम, है ना, उसके लिए स्पेस देगी, टाइम देगी। फिर देखेगी कि यदि उलझन बढ़ती जा रही है तो फिर शांत, जब खाना पीना हो गया, सब हो गया, पूजा पाठ, है ना, शाम की सब संध्या वंदन आदि सब हो गया, खाना पीना हो गया, तब शांति से जब अकेले में बैठेंगे तो उनसे कि क्या मैं क्या क्या बात है, क्या है क्या नहीं, इस तरीके का बात है। और वहीं पर यदि देवत्व का भाव नहीं है तो लोग, मैं मुस्कुरा के पानी दी और मुझे उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं मिला, ठीक है ना। ये अपने आप जहां जहां देवत्व नहीं है, देवता देने की वृत्ति नहीं, वहां लेवता, एक्सपेक्टेशन और लेवता कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। तो ये घर परिवार की बात है, ऐसे ही समाज में चलेगा। समाज में सबकी आपूर्ति का हर व्यक्ति जो कार्य करेगा, जिस भी समाज के लिए, भाई हम जो भी सर्विस का कार्य करते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं, उससे सारे समाज को लाभान्वित को ध्यान में, सारे समाज का लाभ को ध्यान में रख के वो कार्य करेगा। सबकी आपूर्ति हो, सब चीजों की आपूर्ति हो। कहीं कहीं पर कोई अभाव दिखा, किसी चीज की आपूर्ति नहीं होती दिखाई दे रही है, तो वहां पर यदि हमको ये दिखा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा सक्षम है, अभी इसको बस थोड़ी सी आपूर्ति इसके लिए, यदि इसको ये विधा और विद्या सिखा दी हमने तो ये अपनी आपूर्ति खुद कर लेगा, तो उसके लिए हाथ आगे बढ़ जाएंगे उसको विधा और विद्या सिखाने के क्रम में। कहीं ऐसी बात है कि विधा और विद्या सिखाने पर काम नहीं चलेगा, हमको आपूर्ति पूर्ण करनी पड़ेगी, तो वो भाव आ जाएगा। तो पूरा जो एक उन्नतिशील व्यवस्थित सुव्यवस्थित समाज वो अपने आप होगा जहां जिस समाज में देवताओं का वर्चस्व बढ़ पाता है। ये आप हम सब जानते हैं, ये हम बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं। हमने आपको, आप सब ये बातें जान रहे हैं, बच्चों को किस बेस पर चीजों को सिखाना है, कैसे सिखाना है, कैसे उनका ध्यान ले जाना है, उस और ये ध्यान आकर्षण है। फिर इंडिविजुअली भी हम यदि देखें तो दूसरों के प्रति जब सहकार का भाव, साहचर्य का भाव, देने की वृत्ति हमारे अंदर बढ़ती है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसमें सहकार का भाव होगा, देने की वृत्ति होगी, देवत्व के गुण होंगे, उसमें सेंसिटिविटी, वो दूसरों के प्रति सेंसिटिव होगा, कोऑपरेटिव होगा, जनरस होगा। तो क्या होगा, उस व्यक्ति को सबका स्नेह, प्रेम और सम्मान मिलेगा। ये उसका एक अपने आप उसको एक अचीवमेंट है। फिर उसका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो बेटर है ना, उसको व्यक्ति व्यक्ति के बीच के संबंध, व्यक्ति और वस्तुओं के बीच के संबंध समझ में आएंगे ना। और क्या होगा कि चूंकि सहकार का गुण विकसित है, सेंसिटिव है, कोऑपरेटिव है, जनरस है, दूसरों के बारे में भी सोचता है, तो उसकी अपनी सेल्फिशनेस कम होती जाए, है ना। और ये जो सारी समझ उसकी विकसित हो रही है, व्यक्ति वस्तु के बीच की, और उसकी और अन्य व्यक्तियों के बीच की जो संबंध है, उस सबको जो वो समझ रहा है, देख पा रहा है, दूसरों के बारे में सोच पा रहा है, सबके बारे में, ऐसे व्यक्ति का स्पेक्ट्रम जो है बहुत ब्रॉड होगा। और इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला व्यक्ति जब कोई काम करता है, जब कोई परफॉर्म करता है, कोई वर्क करेगा, कोई काम करेगा, तो वो मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को, मैक्सिमम बेनिफिशियल्स को कंसिडर कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा प्लानर बन सकता है, उसका टीम वर्क बढ़िया होगा तो बेहतर कप्तान और टीम लीडर होगा। और एक बहुत बड़ी फायदा जो व्यक्ति को एक भावनात्मक रूप से भी जो मिलता है, वो इस सहकार के गुण वाले को ये मिलता है कि वो कभी भी लोनली उसको फील नहीं होता, क्योंकि उसको आंतरिक रूप से अपने आप को दूसरों से वो कनेक्टेड फील करता है।
वो अकेला भी बैठा होगा तो उसे एक कनेक्टिविटी का जो भाव है कि मैं दूसरे से कनेक्टेड हूँ, सहकार और देने की वृत्ति, देवत्व की वृत्ति वालों के अंदर ये कनेक्शन, उसको अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने परिकर से कनेक्शन फील होता है, तो वो कभी भी लोनली नहीं हो सकता। और वह ये जानता है कि मैं जब भी दूसरों को कोऑपरेट करूंगा तो दूसरों का भी सहयोग मुझे मिलेगा। ठीक है ना। तो इस गुण वाले व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं। इसको विकसित करने हेतु क्या किया जा सकता है, तो उनको बोला जाए कि जब भी कोई नीडी पर्सन आपके सामने स्कूल में हो, अराउंड हो, आप उनको हेल्प करें, उसके लिए आप उनको मोटिवेट करें। ठीक है ना, आप उनको बोल सकते हैं आप क्या क्या करते हैं। आप उनसे जब वार्तालाप करते हैं, जब ये बात समझाते हैं, तो उसके बाद उनसे पूछिए कि अच्छा अब आप बताओ, आपको लगता है कि नहीं लगता है इसमें साझेदारी का, सहकार का गुण विकसित होना चाहिए। फिर आप कैसे करोगे, तो हमेशा ट्राई करो कि आप दूसरे की हेल्प के लिए, जब भी आप कोई नीडी व्यक्ति को देखो तो हेल्प के लिए तैयार हो जाओ। हम टीम टास्क करा सकते हैं, टीम वर्क उनसे करवाएं, टीम गेम्स उनको खिलवाएं। फिर और उनसे एक बात बोले, हम क्लास के अंदर बैठकर उनसे केवल 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि आज आपको किन किन लोगों ने क्या क्या सहायता की। ठीक है, कौन सी चीज ऐसी रही जिससे आपको कोई खास बात, किसी की कोई बात या कोई घटना जिससे आपको कोई, आपके अंडरस्टैंडिंग को, मतलब आपको कोई विशेष बात समझने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीजें हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं, यदि बच्चे महसूस करते, बच्चों को बताइए। तो अब उनसे पूछिए कि आपको ये महसूस होता है कि नहीं, कि देखो इन्होंने आपको कोऑपरेट किया, आप स्कूल से यहाँ तक आने में आपको किन किन लोगों ने कोऑपरेट किया है ना, उन सब के लिए आपको थैंकफुल फील होता है कि नहीं होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए आप जिन जिन लोगों ने सहायता करी, आपको उनके लिए थैंकफुल फील होता है कि नहीं होता है, मुझसे पूछिए। तो उनसे बोलिए कि मन में उनको थैंक्स दीजिए, आंखें बंद करके उनके लिए प्रे करिए। ठीक है ना, ये हो गया कि बच्चों को पूछा जाए, यही वाली बात अपन ने कहा ना कि आज से सुबह से अभी तक कितनी सारी बातें रही, कौन सी बात आपने लर्निंग के रूप में एक्नॉलेज करी, फिर उनके लिए थैंकफुल महसूस करना। फिर उनको एक बात बोले कि घर में, घर को व्यवस्थित रखने में बताइए माँ आपकी कितनी सहायता करती है, आप माँ की क्या सहायता कर सकते हैं, क्या क्या सहायता कर सकते हैं आप माँ। तो सबसे पहले तो माँ को फील गुड करवाना हमारा काम है, और माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न किस बात से होगी कि हम अपना काम बहुत अच्छे से करें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, है ना, और अपना व्यवहार, अपना आचरण संतुलित, ठीक है ना, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करें। तो सबसे पहले तो माँ इससे प्रसन्न, अपना काम अपने हाथ से करें, अपनी चीजें हम व्यवस्थित रखें। ठीक है ना, तो ये इस रूप में हम माँ की सहायता कर सकते हैं। फिर हम माँ से बोल सकते हैं माँ कि अब मेरे पास वक्त रहता है, मैं कोई, आप इतना दिन भर काम करती रहती, कोई एक काम की जिम्मेदारी, और बल्कि आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि माता पिता से जब भी आपका संपर्क होता है, अपने घर में भी 6वीं 7वीं 8वीं में बच्चा आ गया, क्लास 6 में आ गया, तो काम की उनको अपना जो चीजें हैं वो तो व्यवस्थित रखना ही है। अब ये पूरी उनकी जिम्मेदारी है, अपना रूम, अपनी बुक्स, अपने कपड़े ये तो व्यवस्थित रखने हैं, पर घर के सारे लोगों के लिए कोई एक कार्य, बिस्तर लगाने का हो सकता है, बिस्तर उठाने का हो सकता है, या ये हो सकता है सब आ रहे हैं तो उनको पानी पिलाना, या कोई भी कि सबको सर्व करना है, कोई एक जिम्मेदारी का कार्य उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ वो आद्योपांत उसको निभाएं, ये उनको अवश्य दीजिए। ठीक है ना। तो और फिर उनको बताइए कि बेटा जब जब आप कोई काम करते हैं, आप कोई एक्टिविटी करते हैं, या आप आपस में बातचीत भी करते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपके उस काम से, आपकी उस एक्टिविटी से, चाहे आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, चाहे आप बातचीत कर रहे हो, कोई दूसरे व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ट्रबल्ड नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हम सहकार के लिए कर सकते हैं। विचार शक्ति के लिए भी हम बहुत सारे उनको, जैसे स्क्वायर बोर्ड नंबर क्विज है, इसमें सोचने विचारने की क्षमता के विकास के लिए हम इसको उस पर कार्य करवा सकते हैं। उनसे बोले तो देखते ही आप देखेंगे कि बच्चों से पूछा तो कितने हैं, वो तत्काल बताएंगे 16 स्क्वायर है। नहीं, आप और देखिए क्या मात्र 16 स्क्वायर है, तो वो फिर हो सकता है 17 बता दे। फिर बोलिए कि और भी देखिए कितने प्रकार के, ध्यान से देखिए कितने प्रकार के स्क्वायर दिख रहे, करते 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 हो सकता है 21 बताएं, 22 बताएं, और फिर 30 पर आ,
है ना। तो इस तरीके से वो सोचने विचारने की, तो उनको ये बताए कि देखो बेटा, कैसे हमने ध्यान दिया इस बात पर तो हमारी विचार करने की क्षमता बढ़ती चली गई। हम हर एंगल से उसको जब देखने लगे तो ये हमारी वैचारिक क्षमता उसने बढ़ाया। फिर उनको बताया कि केवल विचार करने की क्षमता ही नहीं बढ़नी चाहिए, हमारे विचार पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए भी हम एक स्टोरी उनको सुना सकते हैं। ये स्टोरी फिर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, समय थोड़ा तो होता जा रहा है, शायद हम क्लास थोड़ी एक्सटेंड करके ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। और पॉजिटिव थॉट की एकदम पिन पॉइंटेड एकदम एकदम चीज समझ में आ जाती कि एक बार विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ टहलने के लिए निकले। सामने कुछ दूर गए तो एक मंदिर बन रहा था, मंदिर बन रहा था, 3 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। विवेकानंद जी का ध्यान वहां पर गया उन मजदूरों की, और थोड़ी थोड़ी दूर पर तीनों मजदूर काम कर रहे थे, उनकी ओर गया। वो उनकी मानसिकता को एकदम, उनके चेहरे की हाव भाव को देखकर, उनके काम करने के तरीके को देखकर विवेकानंद जी को समझ में आ गई उनकी मानसिकता। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो आओ तुमको एक मजेदार चीज दिखाते हैं। वो एक पहले मजदूर के पास गए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। तो मजदूर एकदम खिन्न स्वर में कि क्या दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोग, फालतू फालतू आ जाते हैं हमारे पास। तो बोला कि अच्छा तुम यहाँ क्या, तो क्या क्या बन रहा है यहाँ, तो मंदिर बन रहा है यहाँ। तो फिर कितनी कमाई हो जाती, अरे क्या कमाई, खाक कमाई होती है। वो कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारा दिन भर हमको दिन भर हमसे श्रम करवाता रहता है, एक्स्ट्रा काम भी करवा लेता है, ओवर भी करवा लेता है, और उसके बाद भी देने को नाम पर कुछ भी नहीं, जरा भी पैसा नहीं। अच्छा, दूसरे मजदूर के पास गए विवेकानंद, तो उन्होंने कहा चलिए इससे पूछते हैं। तो दूसरे मजदूर के पास गए तो उन्होंने बोला कि साहब यहाँ मंदिर बन रहा है, मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए आवश्यकता थी, मैं यहाँ काम आता हूँ, हाँ काम करता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, और उतना पा लेता हूँ कि हाँ भाई मेरे को जैसे तैसे मेरा अपना गुजारा चल जाता है, दिन भर श्रम के बाद इतना मेरे को मिल जाता है। तीसरे के पास गए तो तीसरा मजदूर बोलता है कि साहब क्या भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं तो बहुत भाग्यशाली कि बताओ, श्रम करके मुझे मजदूरी करके कमाना था और इस भगवान के मंदिर को बनाने का सौभाग्य मुझे नहीं दिया, है ना। मैं श्रम करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, खूब आनंद से मेहनत करता हूँ, ये सोचकर कि भगवान के किसी काम में के लिए मैं सहायक बन रहा हूँ, और मुझे इतना आराम से मिल जाता है, घर जाता हूँ चैन से, अपना इतना सामान, इतना खाने पीने की जितनी आवश्यकता है मेरे घर के लिए, जिस जिस चीज की आवश्यकता है उतना मैं कमा लेता हूँ, उतना मेरे को मिल जाता है। हम परिवार के सब, हमारे बच्चे पति पत्नी, हम सब सुख से खाते हैं, हंस बोल के रहते हैं। अब आप देख लीजिए क्या होगा। पहला व्यक्ति घर जाएगा, वहां पे भी खिन्न खिन्न रहेगा, कलह क्लेश होगा। दूसरा व्यक्ति ठीक है, कभी सुख है कभी दुख है। तीसरा व्यक्ति स्वर्गीय, स्वर्ग कहीं बाहर या अंदर नहीं, हमारे मानस में, हमारे सोचने के तरीके में है। मानसिक स्वर्ग में एक तीसरे नंबर वाला जी रहा है, और मानसिक नरक में जी रहा है पहले वाला। वो घर में भी अपनी वही परिस्थितियां, अपने परिकर में भी वही परिस्थितियों का निर्माण, ठीक है ना, और हमेशा दुखी बना रहेगा, एक इस स्थिति में रहेगा। तो ये बच्चों को हम समझा सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ थॉट्स पे हम बच्चों का ध्यान दिला सकते हैं कि हमारे विचार, हमारी विचार करने की शक्ति बढ़नी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारे विचारों का दायरा भी बड़ा होना चाहिए, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए हमारे थॉट्स का। कैसे, उसके लिए एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि एक बार एक केले का छिलका एक सड़क पर पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति उस पे उस छिलके को देखता है सड़क पर, और वो उससे आगे निकल जाता है, उसको लांग कर आगे निकल जाता है। दूसरा व्यक्ति पीछे आता है तो देखता है कि अरे ये छिलका यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं इस छिलके को एक साइड पर वो वहां पर रख दूं, यहाँ पर किसी का पैर पड़ जाएगा, कोई साइकिल किस पर आगे कोई गिर जाएगा। तो वो सोचता है, सामने फील्ड थी, रोड के बाजू में फील्ड था बहुत बड़ा, तो उस फील्ड पे वो उसको डाल देता है। तीसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है ये केले का छिलका यहाँ पड़ा, ये कचरा करेगा, ये यहाँ सड़ेगा, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, और यहाँ कचरा पड़ा हुआ देखकर केले का छिलका, और 2 लोग 4 लोग यहाँ कचरा डाल जाएंगे, क्यों नहीं, वहां डस्टबिन है, मैं वहां थोड़ी दूर पे डस्टबिन है, इसको उठाता हूँ डस्टबिन में डालता हूँ। वो डस्टबिन में डालने ही जा रहा था कि चौथा व्यक्ति उसके पास आता है, भैया इसको डस्टबिन में डाल रहे हो आप। तो बोले हाँ यहाँ फेंक रहा हूँ, वहां फालतू पड़ा। तो बोले आप इसको मेरे को दे दो। तो बोले आप क्या करेंगे, बोले वो आगे गौशाला है, मैं वहां पर इसको केले के छिलके को गाय को खिला दूंगा, उसका जो गोबर बनेगी वो खाद के काम आ जाए। ये है एक्सपेंशन। तो आप बच्चों से ये सुनाकर बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताओ
है ना, सबसे ज्यादा सही तरीके से सोचने का तरीका किसका था, ठीक है। वो अपने आप ये बात आ जाती कि जिसने इतने इतने स्पेक्ट्रम पर इतने बड़े तरीके से बात को सोचा। तो जिस व्यक्ति में विचार शक्ति के ये तीनों एस्पेक्ट्स अच्छे से विकसित हो जाते हैं, विचार करने की क्षमता, पॉजिटिव थिंकिंग और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वो अपने सराउंडिंग के प्रति भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। अब इस विचार शक्ति को विकसित करने हेतु हम बच्चों से क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से प्रश्न पूछिए, ठीक है। हम उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना चाह रहे हैं, उनको चीजों को एक्नॉलेज करवाना चाहते हैं, है ना, उनके सोचने विचारने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। तो हम उनसे छोटे छोटे से प्रश्न पूछिए, वो क्या, उनके अपने सराउंडिंग से संबंधित। बच्चों से पूछिए कि पानी ना होने से हमें क्या क्या दिक्कत होगी, पानी की महत्ता को बच्चे समझिए ना, पानी से हमें क्या क्या फायदे, पानी हमारे किस किस काम आता है, पानी नहीं होगा तो हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकता है। इसी प्रश्न के आधार पर हम जल संरक्षण की सारी बात उनसे कर डालें, उनको बताएं कि आज क्या क्या समस्या आ रही है जल के लिए, हमको कैसे हम जल के क्राइसिस में जा रहे हैं। जो उपलब्ध, ऐसे तो पृथ्वी पे बहुत जल है, पर जो हमारी उपयोग के लिए जल है वो हमको जिस मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए वो कैसे उपलब्ध नहीं है। इस पर हम डेटा दे सकते हैं, बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, हमको बच्चों को बता सकते हैं कि हमको कैसे जल का संरक्षण करना है। पेड़ों के क्या क्या फायदे हैं बच्चों को बताएं, पेड़ों का उनको क्या क्या फायदा है ये बताया जाए। फिर उसके बाद में अपना सामान व्यवस्थित न रखने के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, ये उनसे पूछिए। ये सब पहले उनसे पूछिए, वो क्या क्या जानते हैं, वो कितना सोच सकते हैं, कितना देख सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, उस और उनका ध्यान जाता है। फिर पेड़ और पानी का क्या संबंध है, बच्चों को बताए। हो सकता है कि बच्चे यदि छठी सातवीं के केवल इतना ही बोले कि भाई पेड़ को पानी को पेड़ की आवश्यकता पड़ती है, जहां पानी उनको मिलता है तो वो पेड़ का विकास करते हैं। तो हम उनका ध्यान दिला सकते हैं कि बेटा रेगिस्तान में पानी नहीं होता, तो वहां क्या नहीं होता है, पेड़ नहीं होते। अच्छा, फिर आपको बताया, आपको एक बात मालूम है कि रेगिस्तान में जहां बालू है, उससे उससे जब हम थोड़ा सा और इस तरफ आते हैं जहां पानी है, उस तरफ जब आते हैं तो इस चलने में आपको हो सकता है कोई उसको जियोग्राफिकल कंडीशंस उनको दिखा सकते हैं इस तरीके से कि कैसे रेगिस्तान से पहले मिट्टी आती है और मिट्टी में भी एक लंबे लंबे दौरान पर एक मिट्टी चल रही है और मिट्टी में भी एक लंबे विस्तार तक पेड़ नहीं दिखाई देते। वहां पर ऐसे ऐसे आप उदाहरण हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो जगह, सहारा के रेगिस्तान में, हाँ कोई सहारा के रेगिस्तान की कहीं की बात है ये। तो वहां पर उन्होंने मतलब वहां के जो रेगिस्तान के जो बिल्कुल पास की जो बस्ती कहना चाहिए, वहां के लोगों में कुछ ये बात आई, समझ उनको ये आई कि कैसे हम वृक्ष को यदि करेंगे तो हमारे यहाँ, वहां ऐसा होता था कि केवल एक बार, बारिश के मौसम में भी केवल एक बार वर्षा आती। तो वहां लोगों को लगा कि क्यों ना हम ये जो एक बार वर्षा आती है इसी का उपयोग कुछ वनस्पति को पैदा करने के लिए, ये सोचा उन्होंने और उस जगह पर उन्होंने बारिश आने से पहले वनस्पति लगा दी। वो वनस्पति थोड़ी फैलने लगी, फिर वो जहां से भी पानी की व्यवस्था करते थे थोड़ा थोड़ा उन्होंने देखा ये वृक्ष उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्होंने और उस पे पानी डालकर जो अपने लिए पानी लाते थे वो थोड़ा थोड़ा डाल के देखा, तो वो वहां पर पेड़, ऐसे उन्होंने एक लंबे एरिया में करा। तो उन्होंने देखा कि अगले वर्ष जब उनके यहाँ बारिश हो रही है, जब पेड़ थोड़े बड़े बड़े हो गए, तो कुछ वर्षों के अंदर वहां पर एक बारिश की अपेक्षा 2 या 3 बार बारिश हुई, 4 बार बारिश हुई, ठीक है ना। तो फिर ये बच्चों कि न केवल पानी से वृक्ष बनते हैं बल्कि पानी की वर्षा के आमद के लिए, वर्षा होने के लिए पेड़ जिम्मेदार होते हैं। कैसे पेड़ जो है वो उसको सिल्टिंग को रोकते हैं, ये हम फिर बच्चों से वार्तालाप कर सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षण कर सकते हैं कि कैसे वो जमीन के कटाव को रोकते हैं, कैसे बैरियर का काम कर सकते हैं, उसको आप डायग्रामेटिकली भी बता सकते हैं। फिर पेड़ और जमीन का संबंध किसी तरीके से आप उनको बता सकते हैं कि पेड़ और जमीन का संबंध क्या है, वो पहले उनसे पूछें, फिर उनको बताएं कि कैसे वो कटाव को रोकती है, कैसे वो पोरोसिटी बढ़ाती है जमीन की, और कैसे वर्षा का पानी अवशोषित करने में और अंडर वाटर टेबल को बढ़ाने में वो सहायक हो सकती है। फिर आप बच्चों की ये सारा विचार शक्ति के विकास की सारी बातें हो रही हैं, उनसे पूछेंगे, वो कुछ विचार कर रहे हैं, वो कुछ देख रहे हैं, फिर आप उनको बता रहे हैं और उनका ध्यान उस और ले जाएगा,
ठीक है ना। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता में किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसने आपकी जो बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा, मकान, ये आपने कहां से पाया, कहां से, किस किसने, जितना आप सोच सकते हैं। माता पिता ने दिया, अच्छा माता पिता कहां से लाए, कैसे लाए, कहां से लाए, फिर वहां से कहां से आया, कर करके आप बच्चों को सोचने के लिए पेश कर सकते, कहां से किसान, कहां से फिर कैसे प्रकृति, प्रकृति से पैदावार, पैदावार से फिर किस तरीके से लोगों का बनाने में, उत्पादन में सहयोग, बनाने में सहयोग, और कैसे क्या है। तो आप उनसे बोल सकते क्या क्या रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता हम अकेले पूरा कर सकते हैं अपनी, कोई भी एक व्यक्ति की रोटी भी बना ले, उसके लिए पैदावार भी कर ले, पैदा सब कर ले, नहीं, हमारी बेसिक नीड के लिए हम इतने सारे लोग, तो इन सब के प्रति ग्रेटिट्यूड, ये उसकी विचार शक्ति, उसके स्पेक्ट्रम के ब्रॉड होने के लिए ये सारी चीजों पे उनके विचार करने की हम क्षमता को विकसित करें। और क्या कर सकते हैं विचार शक्ति, कोई हम बुक्स उनको पढ़ाएं, अच्छी से कोई बुक पढ़ा सकते हैं, उस पर चिंतन और उस पर चर्चा करें कि इस बुक में क्या बात करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या इसकी विशेषता है, क्या उसकी उपयोगिता है, बुक्स पे भी हम ये बात कर सकते हैं। विभिन्न विषयों पर जो भी बात हम करें वो ह्यूमन को, ह्यूमैनिटी को, मानव और मानवता को और लाइफ, है ना, ये पूरा हमारे आसपास जो भी कुछ सृष्टि चल रही है, जो भी कुछ प्रकृति में है, क्या ये मृत प्राय है, नहीं, ये सब जीवंत है ना, सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, उनको दिखाइए सब में जीवन का संचार, चारों ओर मिट्टी जीवित है, पेड़ पौधे जीवित है, पशु पक्षी जीवित है, प्राणी मात्र जीवित है, उनको दिखाइए सब लिविंग बींग्स, और सब एक दूसरे को किस तरीके से सहायता कर रहे हैं। तो इस सब के प्रति जो भी विषय है, वो जो भी विषय पर चर्चा करें, उनके अंदर उसमें जो ह्यूमन वाला कैरेक्टर है, वो ह्यूमैनिटी का जो कैरेक्टर है, मानवीयता जो है, वो उससे जुड़े, ठीक है ना, मानवीयता की बात, मानवीयता की समझ उनके अंदर पैदा हो, और अपने अंदर के आसपास के पूरे जीवन के प्रति वो सचेत हो सके कि कैसे जीवन जो है एक प्रवाह के रूप में एक दूसरे को पोषित कर रहा है, एक दूसरे के अस्तित्व को और जीवन को पोषित कर रहा है। इस तरीके से उनकी सारी समझ विकसित होती जाए। फिर विभिन्न तरीकों से ऑब्जर्वेशन पावर उनकी बढ़ाई जाए, ठीक है ना, ये अपन बात कर रहे हैं, इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। और भी चीजों पे आप ध्यान दिला सकते, कभी भ्रमण के लिए ले गए तो देखो यहाँ क्या घट रहा, वन विहार के लिए ले गए हैं तो उस पर बातचीत हो सकती, वहां उनका ध्यान क्या क्या चीजें दिख रही है, पशु पक्षी क्या दिख रहे हैं, किस प्रकार की वेजिटेशन है यहाँ पर, कौन कौन से है, कैसे कैसे वृक्ष है, बहुत तरीके की चर्चाएं उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। कहीं पर हम गए हैं जहां पर कम पानी है, वहां कैसे कटीली झाड़ियां उत्पन्न होती हैं, जहां पर ज्यादा पानी है वहां पर कैसे वृक्ष पैदा होते हैं, तो ये सारी समझ उनके अंदर धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन की पावर से विकसित की जा सकती है। पर्यटन, भ्रमण और ट्रैकिंग के द्वारा ये सब काम हम कर सकते हैं, इससे उनके प्रकृतिवादी बुद्धि विकसित होती है, नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है वो उनका विकसित होगा। साथ साथ में फिर इसी के साथ जो अपन ने चर्चा करी, ये चर्चा हुई, इसके साथ ही पर्यावरण की उनकी जो है संरक्षण की उनकी समझ उनके अंदर विकसित हो सकती है, कि वृक्षों को, बच्चों को फिर वृक्ष की महत्ता पर चर्चा हो जाएगी, ये सारी बातें हुई, वो कुछ समझे, आपने समझाया फिर वृक्ष की महत्ता पर, और फिर उनसे वृक्ष लगवाने का काम करवाया है ना, उसकी देख रेख करवाना, उसके प्रति उन्हें सचेत किया जाए, है ना, उन्हें ये बताया जाए कि आप वृक्ष केवल एक लगा देते हैं, है ना, आप सोसाइटी से इतना पा रहे हैं, जब हमने उनसे रोटी कपड़ा मकान किया, आप इतना उनसे पा रहे हैं, तो आप उसके लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। तो एक बात तो यह है कि आप अपने आप को इतना स्किलफुल, आप अपने आप को इतना नॉलेजेबल कि इन सब को पोषित करने की क्षमता आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर विकसित हो जाए। एक काम तो आप ये कर सकते हैं अपने लेवल पर, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इन सब के प्रति ग्रेटिट्यूड ध्यान करके उनको 2 मिनट शांति से, जब आप ये सारी बातें करें उसके बाद भी 2 मिनट शांत बैठ जाइए, और जिन जिन का जो भी जो सारी चर्चा के अंदर बात हुई कि उस किसान के लिए प्रकृति की वो सारी हवा, पानी, मिट्टी, जल, है ना, जलवायु, सबके प्रति, उन वृक्षों के प्रति, उस किसान के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जिसने ये कपड़ा तैयार किया, और माता पिता के प्रति, और जिन्होंने उसको आप तक पहुंचाया, उन सब व्यापारियों के प्रति, सबके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ, सबको साधुवाद करता हूँ, और सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रकार का एक उनको छोटा सा ग्रेटिट्यूड की प्रार्थना है, ग्रेटिट्यूड का ध्यान उनसे अवश्य,
तो ये भी उनके अंदर जो है सेंसिटिविटी डेवलप करेगा, जो हम, क्योंकि हमको साथ साथ भाव संवेदनाएं भी विकसित करते जाना है, इसलिए ये कार्य भी हम साथ साथ करें, काम किया जाए। फिर अभी हम उनको ये भी बोल सकते हैं कि जो समाज के लिए आप काम कर रहे हैं उसमें आप एक बहुत बड़ा जो सहयोग इस समय कर सकते हैं बेटा, एक वृक्ष लगा दीजिए। एक वृक्ष बताइए आप, जब सब पूरी चर्चा, कितने समय तक ऑक्सीजन देगा, कितने समय तक फल देगा, कितने लोगों को देगा, है ना। फिर पोल्यूशन को कम कर रहा है, ऑक्सीजन को बढ़ा रहा है, तो प्रकृति को भी, तो प्रकृति और सोसाइटी के प्रति आपका कितना बड़ा भागीदारी ये हो सकती है यदि आप एक वृक्ष लगा दें। तो ये फिर वृक्ष कहाँ कहाँ लगाया जाए, घर के आंगन में, गांव में, तालाब में, पोखर के किनारे, टेकरी पर, आसपास की कॉलोनी के बगीचे में लगाया जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर जल, मिट्टी, वायु प्रदूषण को कम करने हेतु हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं। जल के प्रदूषण को कम करने के लिए, मिट्टी के प्रदूषण को, तो कचरा कम फैला, ठीक है ना। वायु के प्रदूषण को कम करने के लिए तो पब्लिक व्हीकल को यूज करो, साइकिल को ज्यादा, थोड़ी सी दूर के लिए आप इंडिविजुअल अपनी बाइक मत निकालो, आप जितना पैदल चल सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें वायु प्रदूषण पैदा करती है। ये सब पहले इन पे चर्चा हो और फिर उनको ये बताया जाए कि आप क्या कर सकते हैं। मिट्टी का प्रदूषण, हम पॉलिथीन कचरे को तितर बितर फैलाते हैं, नॉन डिकम्पोजेबल जो कचरा रहता है उसको हम मिट्टी में कई बार ऐसे ही फैला देते हैं, उससे मिट्टी जो है खराब होती है, ठीक है ना। ये सब उनको बताएं। जल के संरक्षण के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सब के लिए हम उनको प्रदूषण को रोकने के लिए, कि हम कभी भी किसी नदी में जाएंगे तो उसमें पॉलिथीन को नहीं फेंकेंगे, है ना, वहां साबुन से नहीं नहाएंगे, इस सब बातों का, कोई किसी प्रकार का कचरा हम उसमें नहीं डालेंगे। ये हम प्रदूषण को कम करने के लिए कर सकते हैं। संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण पे बात हुई तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, वृक्षारोपण, है ना, वर्षा जल को अपने क्षेत्र और अपने गांव में कैसे संरक्षित रखें, उसकी जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, है ना, कि कैसे हम जो है वाटर, जो पानी इधर उधर बह के निकल जा रहा है उसको कैसे हम अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो भी हमारी भागीदारी बन सकती है। बच्चों को हम ये बता सकते हैं, आपके शहर में हो सकता है, आपके गांव में हो सकता है, कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां हम सोखता नुमा गड्ढे बनाकर उस पानी को अवशोषित, एक तो वो पानी इकट्ठा लंबे समय तक रहता है, उसमें जानवर होते हैं, मच्छर होते हैं, है ना, जो बीमारियां फैलाते हैं, तो उसके लिए क्या करें कि हम वहां वर्षा आने से पहले ही वहां पर एक सोखता नुमा गड्ढा बना दें, ताकि वो जो पानी वहां इकट्ठा होता है वो धीरे 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 करके अवशोषित हो जाए। वृक्ष लगाने का कार्य कर सकते हैं, तालाब और पोखर की सफाई और उसके आसपास वृक्षारोपण का कार्य, ये हम बच्चों से जल संरक्षण हेतु करवा सकते हैं। ऊर्जा की क्या आवश्यकता है, ऊर्जा के लिए अवेयरनेस उनमें बढ़ाने के लिए, उसके लिए उसके माध्यम से उनके प्रति जागरूकता पैदा करवा सकते हैं हम। उसके लिए वो उनकी क्या भागीदारी हो सकती है, पहले उनको ऊर्जा का क्या क्राइसिस है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार की कुकिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हमको जो है सारी चीजों को आगे हमारी बढ़ाना चाहिए, कैसे हम वर्षा ये गैस को बचा सकते हैं, कैसे हम बिजली को बचा सकते हैं, कैसे हम जो भी कुछ है, तो ट्यूबलाइट बंद करना है, ये सारी बातें आगे, पब्लिक व्हीकल यूज करना है, साइकिल का उपयोग करना है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये भी हम ऊर्जा संरक्षण के अंदर ले सकते हैं। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है प्रदर्शनी लगवाई जा सकती है, बच्चों से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, उनसे स्लोगन्स हुए, ऐसे राइटिंग आदि भी करवाई जा सकती है। 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनमें सोशल अवेयरनेस पर ग्रुप डिस्कशन किए जा सकते हैं। स्वच्छता श्रमदान उनसे करवाया जा सकता है, वृद्धाश्रम हो, मंदिर हो, गांव की सड़कें हो, अन्य सार्वजनिक स्थान हो, स्कूल, प्लेग्राउंड हो, इन सब में ये काम करवाना भी है। केवल चर्चा ही, केवल अवेयरनेस नहीं, उनसे ये कार्य करवाए भी जाए, तब जो सेंसिटिविटी डेवलप होती है वो कारगर होती है, ठीक है। अब व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के विकास हेतु उनमें क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज जो है, हमारी यदि संस्कारशाला है, स्कूल में जाते हैं, हम उनसे जो क्या क्या है, तो कला कौशल के संवर्धन के लिए रंगोली हुआ, मेहंदी हुआ, पेंटिंग हुआ, बेस्ट वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना, कागज के क्राफ्ट वर्क हो गया, उसके लिए जो उपयोगी सजावट सामग्री है, नाइट लैम्प, फाइलें, ये सब हमारे गुजरात में तो इस प्रकार के कार्य बहुत होते हैं। कोई भी आसपास की हमारी बहन मिल सकती है हमको और हम अपने इसमें ये कार्य बच्चों को सिखवा सकते हैं, ये सारे कार्य सिखाए जा सकते हैं। ये सब बच्चों से, लड़कियां हो या लड़के हो, जो भी इंटरेस्ट लेते हैं, लड़कियों को तो अवश्य करवाया जाए, लड़कों को भी इंटरेस्ट यदि वो लेते हैं उनको भी, बल्कि कहा जाए कि आप यदि ये सब करेंगे
तो आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो बात अलग है, पर आप यदि इसको सीखेंगे तो आपके अंदर, और इस काम को यदि आप करते हैं, इस प्रकार के कार्यों को, तो आपके अंदर इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, आपका एग्जीक्यूशन स्किल बढ़ेगा, आपका बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ थिंग्स आपको पकड़ में आएंगी, और सेटिस्फेक्शन और एक कॉन्फिडेंस, कोई भी क्रिएटिव चीज जब बन जाती है, आप देखिए कभी हमारी बहनें तो बहुत अच्छे से इस बात को जानती है कि कभी मन खराब होता है तो सिलाई की कोई चीज लेकर बैठ जाइए, या कोई यदि आप कशीदाकारी करती है या कोई रंगोली या कोई भी ऐसा क्रिएटिव वर्क कर डालिए, फिर उसको देख के तो थोड़ी देर जो भी हमारी मानसिक जो स्ट्रेस था उससे हम रिलीव हो जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, एक सेटिस्फेक्शन की हमको अनुभूति होती है, तो मानसिक स्वस्थता में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। इसी प्रकार हम उनसे एग्जीबिशन लगवाने का, ये भी क्रिएटिविटी उनके अंदर जो बढ़ानी है हमको। अब ये देखिए, अभी जो पहले हमारी एक बहन ने एक बार हमसे पूछा था बुद्धि का विकास के लिए हमको क्या क्या करना है, ये जितने जो भी कुछ हो रहा है, ये जितनी हम जो एक्टिविटी करवा रहे हैं, इसमें बुद्धि की विभिन्न प्रकार की क्षमताएं विकसित हो रही है। क्रिएटिविटी के लिए जो सारे कार्यक्रम हम जो करेंगे, उनसे जो कला कौशल के एग्जीबिशन बनाना है, इसमें भी एग्जीबिशन जो हम तैयार करवा सकते हैं, उनसे लगवा सकते हैं, उसमें चार्ट्स, मॉडल्स, पोस्टर्स, उसका पूरा एग्जीबिशन का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसकी थीम होगी, कैसे करना है, क्या लेना है, उसमें क्या क्या बनवाना है, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग बच्चों से करवाए। हम मेंटर करेंगे उसको, पर हम लोग रहें और 2-4 रहें उसके साथ, उनको करवाएं, पर वो सब करवाएं उन्हीं से। उनको डायलॉग के रूप में हम किसी भी बात को कैसे लिख सकते हैं, सब वृक्षारोपण करवाने जा रहे हैं तो उनको डायलॉग के रूप में भी लिखना बताइए, कि वृक्षारोपण के संदर्भ में यदि हमको किसी को बताना है तो हम डायलॉग के रूप में, कि कोई एक व्यक्ति जा रहा है बाल्टी और वो लेके, यदि उसको ड्रॉइंग आती है तो उसको डेपिक्ट किया जा सकता है, या हम अपने कंप्यूटर से कुछ फोटोज लेकर उसको बना सकते हैं, तो एक कॉमिक के रूप में हम डायलॉग्स कर सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं तो वो करने जा रहे हैं, हम ये बाल्टी और ये कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, वहां गड्ढा खोदने जा रहे हैं, वहां वृक्ष लगाएंगे, क्या होगा। फिर उनसे वृक्षारोपण पर पूरी चर्चा और वृक्षारोपण की पूरी महत्ता, इस तरीके से हम उसको, तो ये एग्जीबिशन में हम कर सकते हैं। फिर उनको हम करवा सकते हैं अल्फाबेट, नंबर्स और डॉट्स के बेसिस पे ड्राइंग सिखाई जा सकती है। सांस्कृतिक संध्या के आयोजन हो सकते हैं शिविर में, शिविर के अंत में किसी पर्व आदि पर स्क्रिप्ट राइटिंग, लेखन, ब्लॉग, स्टोरी लेखन, एसे राइटिंग, पोएट्री, ये सब स्लोगन्स, उनको थीम देकर उसमें स्लोगन्स लिखवाए जाए। एकांकी नाटक, एकांकी नाटक क्या होते हैं, कोई एक सिचुएशन को लेकर, है ना। आप जैसे प्रदर्शन की ही, आप यदि अपन जैसे प्रदर्शन पे ध्यान दिलवाना की बात मुझे दीना बहन बता रही थी, तो हम उसको एक 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 यदि प्रदर्शन को उनको बहुत पिन पॉइंटेडली हमको ध्यान दिलवाना हो कि प्रदर्शन हम क्यों करते हैं, तो और क्या होता है एग्जैक्टली, तो उसके लिए हम एक उनको एक सिचुएशन बता सकते हैं कि एक महिला है, वो रोड पर जा रही है, बहुत सजी धजी है, खूब बढ़िया से गॉर्जियस उससे साड़ी पहन रखी है, पीछे एक महिला है सामान लेकर आ रही है, सामान्य से साड़ी पहन रखी है, और इन दोनों महिलाओं के आगे एक बूढ़े बाबूजी जा रहे हैं स्टिक लेकर, है ना। किसी कारण से वो कहीं टकरा जाते हैं और बूढ़े बाबूजी गिर जाते हैं। पहली महिला जो है सजी धजी जा रही, वो रुकती है एक सेकंड को, पर फिर उसको लगता है मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, आगे बढ़ जाती है। दूसरी महिला दौड़कर अपना सामान लेकर जाती है उनके पास, और सामान वहां रखती है, और उनको पहले उठाती है, फिर सामान को उठाकर उनको एक तरफ ले जाती है, उनसे पूछती है, उसके पास पानी था, पानी पिलाया उसने, कि बाबूजी स्वस्थ है, 2 मिनट हो गया, फिर उनके पूरे घर जाने की पूरी व्यवस्था बनाती है। बच्चों से पूछिए आपको क्या चीज प्रभावित है, आपको कौन अच्छी लगेगी, किसके लिए आप फील गुड महसूस करेंगे। नेचुरली बच्चे बोलेंगे सेकंड में, वहां जितने लोग जा रहे हैं सब किससे प्रभावित होंगे, जिस महिला ने बूढ़ी, तो हमने प्रदर्शन क्यों किया, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। क्या वो हमको वास्तव में प्रभावित कर पा रहा है, या प्रभावित क्या कर, इसी प्रकार का, इसी को हम एक एकांकी नाटक के रूप में बच्चे उससे बोले आप इस पे स्क्रिप्ट लिखो, इस एकांकी नाटक में काफियाबंदी बच्चों को सिखाई जा सकती है, पोस्टर्स बनाना सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। फिर ये कविताएं, ये पहले भी हो चुका है, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, ये सब करवाया जा सकता है उनसे। ये सब उनकी जो है, ये सारी चीजें जो अभी तक हमने करी, ये सब उनकी बौद्धिक क्षमता और सीखने की क्षमता और कौशल को बढ़ाती है ना। कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए एक और बात कहना होगी कि घर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, हुक, घर, काज, बटन, तुरपन, पेबंद, रफू करना, कच्चा सिलना, ये सब बच्चों को आना चाहिए, माताओं की, और नहीं तो हमारे जो संस्कार शालाएं चला रही हैं, ये जो किशोर किशोरियों के आचार्य, इनकी जिम्मेदारी है कि ये बच्चों को सिखाएं, ठीक है ना। नहीं तो छोटे छोटे से काम के लिए दौड़ना पड़ता है, बाहर बाहर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, उनको दिखाएं कि ये कैसे हमको अपने स्वावलंबी बनाता है, कैसे हमको क्रिएटिव बनाता है, ठीक है ना, कैसे हम अपनी चीजों को संभाल सकते हैं।
ठीक है। फिर 9, 10, 11, 12 के यदि कोई बच्चे हैं तो उनको प्लग रिपेयरिंग, फ्यूज रिपेयरिंग और अन्य छोटी छोटी रिपेयरिंग जो है, थोड़ी कारपेंट्री का काम भी जो है घर का, वो थोड़ा बहुत आना चाहिए कि कील फिक्स कर सके, ये लगा सके। नहीं तो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चे डिपेंडेंट रहते, तो ये सब उनसे करवाया जाए, उनको भी एक भागीदारी का, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सारी चीजें उनकी विकसित होती है उससे ना। गैस वर्षण पट्टी है, उसके नोजल्स की सफाई है ना, उसको भी हम सिखवा सकते हैं। जिनको भी आता है उनके द्वारा सिखा सकते हैं, जो आप लोगों में से कोई जानते हैं वो लोग सिखा सकते हैं। फिर स्काउट गाइड वाला कोई व्यक्ति हमारा परिचित है तो उसको हम बुला सकते हैं, उनसे फर्स्ट एड और उनसे बहुत सारी स्काउट गाइड्स के अंदर बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज और गेम्स होते हैं, वो उनको सिखाए जा सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही समस्या समाधान की क्षमता के विकास के लिए पजल्स को हम कर सकते हैं। वर्बल पजल्स हो सकती हैं, मैचस्टिक पजल्स हो सकती हैं, सुडोकू हो सकता है। ये उनकी समस्या समाधान का विकास करवाएंगे, इस प्रकार की एक्टिविटीज कराएं। कुछ व्यवहारिक एक्टिविटीज करवाएं, जैसे ये 3 ग्लास हैं, पानी से भरे हैं और 3, अब इनको बोलना है कि किसी केवल एक ग्लास को आपको उठाना है और इनको ऑल्टरनेटली अरेंज करना है। ये इनको जब उस पे करवाएंगे तो थोड़ा सा एक होता है, तो बच्चे तो अब एग्जीक्यूशनल समस्या का समाधान इस प्रकार की व्यवहारिक जो पजल्स है वो करेंगी। फिर जीवन से संबंधित भी, जो उनकी एक जीवन की समझ से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं, उसके लिए क्या हो सकता है, तो एक लंबा खंबा है, बहुत गहरा है, बहुत टाइटली गड़ा हुआ है, ठीक है। उस बच्चे से बोले कि आपको अकेला बड़ा सा एक खंबा है और अकेला भी इसको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? अकेले बहुत टाइट है और लोहे का है, भारी खंबा है, कैसे इसको निकालेंगे? आप बच्चों से पूछिए, तो अपने आप बच्चे सोचेंगे, करेंगे। नहीं तो फिर आप उनको बताइए कि भाई मिट्टी को हम पोला करें। मिट्टी को पोला करने के कई तरीके हो सकते हैं। मिट्टी को हम पोला कर सकते हैं पानी डालकर, और फिर उसको धीरे से डिग आउट किया तो फिर खंबा आसानी से निकल जाएगा, है ना। या वहां पर हम गुड़ डाल दें और चींटियां आएंगी, रात भर आप गुड़ डाल के रख दी, चींटियां आएंगी, चींटियां वहां पोला कर देंगी, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये बच्चों को जो समझ विकसित करता है उनकी, है ना। आप उनसे पूछ सकते हैं, सुबह आप 10 बजे घर से बाहर निकले, आपका शेडो राइट साइड में पड़ रहा है, बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। ये क्या है, जीवन से जुड़ी हुई व्यवहारिक पजल्स, ठीक है। तो 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं, इससे आप इस तरीके से शेडो के क्लूज पर या अन्य किन्हीं क्लूज पर किसी छुपी हुई वस्तु ढूंढना है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम करवा सकते हैं। फिर YouTube में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज फॉर टीनेजर्स, फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आइस ब्रेकर गेम्स, पजल्स और रिडल्स मिल जाएंगी। उनको भी आप देखकर खोलेंगे, उसको सर्च करेंगे तो मिल जाते हैं। बहुत सारे आपको मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल चीजें मिल जाती हैं। बहुत सारी ऐसी टेड टॉक्स मिलेंगी, उन टेड टॉक्स के माध्यम से बच्चों को अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है उसकी बहुत सारी जानकारियां मिल सकती है। आप टेड टॉक को सुनकर उनको उन व्यक्तियों का हवाला देकर उनको ये उन तक बातें पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उपयोगी है। स्मृतिवर्धक गेम हम उनको खिला सकते हैं, अंताक्षरी हुई, वोकेबलरी गेम्स हुए, फिर कोई 4-5 कई सारी चीजें रख दी, 2 मिनट देखिए, फिर बिना देखे लिखिए, कई वर्ड्स उनको एक साथ पढ़ा दिए और अब इसको बिना देखे लिखिए। 5-10 मिनट कई आंखें बंद करके आप बैठ जाइए, दूर से पास से आती हुई आवाजों को पहचानिए और उन आवाजों को फिर आंखें खोलने के बाद उनको लिखिए, सारा कौन कौन सी आवाजें थी, कैसे कैसे आवाजें थी। तो ये ऑब्जर्वेशन भी बढ़ाता है, स्मृति भी बढ़ाता है। सामाजिकता के विकास के लिए अपनी जितनी अभी तक की सारी चीजें हुई है उसको जिस तरीके से अपन लोग बात कर चर्चा करेंगे, यदि उस तरीके से लेते हैं तो भाव संवेदनाओं का जागरण, समाज के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव अपने आप जागृत होता है। जो अपने रोटी कपड़ा सहकारिता की बात आई, फिर उनको सेवा करवाएं घर के वृद्धों और बड़ों की। पास पड़ोस में कोई बीमार है तो उसके लिए उनको हेल्प के लिए बोले कि आप जाके पूछो उनको क्या हेल्प आप कर सकते हो, वो जाकर हेल्प करो। बलि वैश्य करवाएं, मुट्ठी अनाज, अंशदान कलश, ये सब छोटी छोटी सी चीजें अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना और अपनी बराबरी वालों की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करना। ऐसे ही स्कूल अन्य सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता वो हमारी जिम्मेदारी है, उसके प्रति सचेत करके वो कार्य कराना, अवेयरनेस प्रोग्राम उनसे चलाना, ये सब सामाजिकता के विकास हेतु आवश्यक है। तो मेरे ख्याल में बाकी की जो आगे भारतीय संस्कृति के ऊपर आपकी काफी चर्चा हुई, इस संबंध में मैं कुछ चर्चा करना चाह रही थी कुछ कि इसकी वैज्ञानिकता के संदर्भ में, पर ये कभी फिर और समय आता है तो वो कर लेंगे। और या फिर संभव हुआ तो हम आपको जो इसका वैज्ञानिक जो है, सारी ये जो हमारे प्रकृतिवाद हुए, तीर्थ परंपरा हुई, पर्व त्योहार हुए, संस्कार परंपरा हुई, इसके जो वैज्ञानिकता है
कि कितने हमारे ऋषि मुनि जो थे वो कितने वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने सत्य का, सही का, एग्जिस्टेंशियल जो रियलिटी है उसका कैसे साक्षात्कार करा और उसके माध्यम से कैसे मानवता को पोषण देना, मानव अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, कैसे समग्र जीवन जो है उसका पूरा अस्तित्व और एक दूसरे की सहायता करते हुए कैसे समग्र जीवन का विकास संभव है ना, समाज का, परिवार का, व्यक्ति का और प्रकृति का, एक दूसरे को कैसे पोषित करके, ये सारी बातें और कैसा उसका संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी परंपराएं थी और ये सब था। तो खैर अभी इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। पर्व त्योहार को लेकर एक चर्चा थोड़ी सी कर देते हैं, क्योंकि पर्व त्योहार की बात, जब सामाजिकता की बात आती है तो पर्व त्योहार हम बच्चों से मनवा सकते हैं। तो पर्व त्योहार का कारण क्या है? तो पर्व को एक बात समझिए, पर्व का मतलब होता है उभार, क्रेस्ट, क्रेस्ट को पर्व कहा जाता है। यानी प्रकृति में ये जो पर्व त्योहार, जो धार्मिक पर्व त्योहार हमारे आते हैं, तो उस समय प्रकृति में एक विशेष चेतना, विशेष शक्ति का और उससे जुड़े हुए विशेष गुणों का प्रवाह होता है, विशेष शक्ति और विशेष चेतना का, और उससे प्रकृति में वो विशेष गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? तो उस चेतना को ग्रहण करने के लिए, चूंकि हम भी प्रकृति का ही अंग है, ये हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण प्रकृति का ही अंग है, हमारी संपूर्ण अभिव्यक्ति आत्मा रूप में, चेतन रूप में तो परमात्मा के साथ एकात्म है, प्रकृति के भी साथ एकात्म है। तो ये जो हमारी पूरा व्यक्तित्व है ये भी प्रकृति का ही एक अंग है। तो उस सारी चेतना की जो प्रकृति में, जो समष्टि प्रकृति में जो चेतन प्रवाह इस समय विशेष रूप से आया है, उसको आत्मसात करने के लिए वो धार्मिक पर्व त्योहार, वो पूजा पद्धतियां उस तरीके से करी जाती थी कि उस पर फोकस किया जाए, ताकि उस शक्ति प्रवाह को, उस चेतन प्रवाह को, उस गुण प्रवाह को व्यक्ति आत्मसात कर सके, उसका जागरण। और इसी बात को ध्यान में रखकर इन ऋषियों ने फिर समाज के जो सामाजिक पर्व हैं, तो समाज की किसी विशेष धारा को, किसी विशेष गुणों के उत्साह, किसी विशेष गुण के विकास के लिए, समाज में उसको ज्यादा प्रचारित करने के लिए सामाजिक पर्व होते हैं। देखिए राष्ट्र आता है हमारा 15 दिवस, सबके अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग एक बार जाग जाती है। तो क्या होता है, इन त्योहारों से किन्हीं विशेष गुणों को विशेष उछाल मिलता है। फिर उत्साह और पर्व के रूप में जब हम त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में इसको मनाते, तो क्या होता है कि जब भी हम उत्साहित होते हैं तो चीजों के प्रति ग्रहणशीलता अधिक होती है, इसलिए इनको एक उत्सव के रूप में मनाने की बात आती है। ऐसे ही संस्कार परंपरा भी है कि जब जब व्यक्ति के विकास में जो जो मोड़ आते हैं, जैसे अभी अपन ने बच्चों की बात कर रही है, हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, 11-12 साल में हम करवा रहे हैं उनका यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत के आप पूरा कर्मकांड देखेंगे तो व्यक्तित्व विकास और सामाजिकता के विकास की प्रेरणाएं, कि कैसा उसका व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उसके प्रति बच्चे को भी और माता पिता को भी सचेत किया जाता है, कैसे सामाजिकता का विकास उसके अंदर, वो सारे सूत्र उसमें गुथे हुए हैं। तो ऐसे ही जो संस्कार परंपराएं बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से और बहुत वैज्ञानिक तरीके से सारा की सारा हमारी भारतीय संस्कृति के जो भी आधारभूत तत्व हैं, और इसकी वैज्ञानिकता यदि आपको देखते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व और विश्व के समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान, इस प्रकार की गुरु जी की जो वांग्मय है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। प्रतीकों के संदर्भ में मिल जाएगा कि गणेश जी की मूर्ति ऐसी क्यों है, वो किस बात को, उसका विज्ञान क्या है, वो किस गुणों को प्रकाशित करती है, उसका क्या वो हमको प्रेरणा देती है, कैसे देती है, मूर्ति रूप में कैसे प्रेरणा देती है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें इसमें आपको मिल जाएंगी। आगे मैंने बहुत सारी चीजें इसमें ली हैं और ये सारी जो चीजें हैं कि हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगी, योग व्यायाम और प्राणायाम के संदर्भ में, आत्मबोध तत्वबोध के संदर्भ में काफी चर्चाएं अपनी हो चुकी हैं। उसमें जो आत्मबोध तत्वबोध की साधना के संदर्भ में ये बात आई थी कि किसी एक गुण का विकास एक दिन, ऐसा यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी एक गुण या एक नियम को 7 दिन फॉलो करवाएं, और उस फॉलो करने के लिए उनको प्रेरित करना है। तो क्या बोले, क्या बच्चों से बोले, बेटा एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है कि नहीं आता है, चलो एक एक्सपेरिमेंट हम अपने पे करते हैं, अपने मानसिकता पर करते, अपने मानस पर करते, अपने साइके पर करते, अपनी पर्सनालिटी पर करते। इस तरीके से उनको मोटिवेट आप कर सकते हैं। और फिर एक गुण और एक नियम को, जो भी आप चाहते हैं कि आप अपने अंदर इसको लाना चाहते हैं, इसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, जब उनसे तमाम गुणों की और सब बातें हो जाती है तो आप कर सकते हैं। कोई एक नियम आप फॉलो करने के लिए उसको आप 7 दिन तक फॉलो करिए। फिर रोज रात में आप देखिए क्या कर पाए, क्या ना कर पाए, क्या कारण बने,
कि किस कारण से हम कर पाए हैं, कैसे कर पाए हैं, कैसे इससे, और क्या कारण बने कि हम नहीं कर पाए, तो उससे हम कैसे उबर सकते हैं। फिर जो कुछ हो गया हमसे, उसके लिए जो परमात्मा है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज और एनर्जी है, उस है ना सारे परफॉर्मेंसेस का, उनके लिए और समूची कायनात को हम धन्यवाद दें कि कायनात में से किसी ने भी हमको अवरोध नहीं खड़ा किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं खड़ा किया। कायनात यानी पूरी प्रकृति हो सकती है, हमारा परिकर हो सकता है, परिवार के लोग हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, समाज की कोई चीज हो सकती है, इसे समूची कायनात के लिए धन्यवाद हम करें। और जो बाधाएं हमको उत्पन्न हुई, किन कारणों से हुई है, उनको भी हम धन्यवाद करें कि उन्होंने हमको ये समझाया कि हमको इन बाधाओं से कैसे उबरना है, उसके लिए हमको प्रेरित किया, उस और हमारा ध्यानाकर्षण किया। इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बाधाएं उत्पन्न करी है, जो बाधाएं उत्पन्न हुई उनको। तो अगले दिन आज की कमी फिर कैसे हम पूरी करेंगे, उस पर विचार चिंतन करें, और फिर एक सेल्फ कमिटमेंट के साथ सबका आज का दिन पूरा समाप्त है। आज हमारी मौत और कल के जीवन की तैयारी उत्साह के साथ और आराम के साथ, विश्राम के साथ हम सो जाएंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसी करें। फिर जो 7th डे, जो 7 दिन हो गए, उसमें 7वें दिन बच्चों से बोले कि आपने जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इस पर आपके क्या क्या समझ में आया, आपको ये कैसा लगा, इसके क्या अचीवमेंट लगे, क्या महसूस हुआ है, उसको आप लिखें। अब जब ये सब बच्चे करेंगे तो उनका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की उनकी बढ़ेगा, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उनका बढ़ेगा, उनकी ह्यूमन साइके पर पकड़ बनती जाएगी, जिससे उनका इंटरपर्सनल रिलेशन भी जो है उसकी भी उनको पकड़ आएगी, सामाजिकता की भी पकड़ आएगी, और इंटेलिजेंस भी डेवलप होंगे। ऐसी आगे जो स्लाइड्स हैं काफी सारी हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेकर है, ये विषय है, विषय के जो उद्देश्य हैं, ये इसमें मैं आपको स्लाइड के रूप में ये सब दूंगी। ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेबल है। किसी विषय के लिए बच्चे को प्रेरित करना है और उसको किस व्यू पॉइंट के साथ उस बच्चे को उस विषय को लर्न करना है, ये उससे संबंधित स्लाइड है। इसको आप देख सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं, इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस पर हमारी नीलम दी ने बहुत अच्छी बनाई थी, ये स्लाइड भी मैं आपको अपनी पीपीटी के साथ दूंगी। ये पूरी की पूरा जो पीपीटी है ये आपके साथ जाएगी, और इसमें पूरा दिया है कि कैसे 9 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, उनको हम बच्चों में कैसे विकसित कर सकते हैं, उनके विकसित होने से उनमें क्या क्या क्वालिटीज डेवलप होंगी। तो ये सारी चीजें इसमें है, और ये पूरा की पूरा है। इसके बाद में आपको इस पीपीटी में ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मेरा मेन मकसद था एक्टिविटी बेस्ड क्लास कैसे लेना है, ये सारा आपको मैटर है एक प्रकार से दिया जाए, देखा जाए तो ये सब आपको इसके आधार पर, इसको आप पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, और उसके आधार पर आप उनको बच्चों को बताने में सक्षम होंगे, है ना। तो ये सारी पूरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की हमारी स्लाइड्स हैं। और इसके बाद में एक और छोटी छोटी सी मैंने गतिविधियां लिखी हैं, और उससे जो विकसित होने वाले गुण होते, 4-5 स्लाइड्स आपको इनकी भी दी है, तो ये भी आप देखेंगे और उससे जुड़े पढ़ेंगे, तो आप खुद में इस बातों को समझ लेंगे कि क्या क्या करवाने से क्या होता है। तो इतना कहकर ओम शांति शांति शांति।